हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन आप सब ने सुना हुआ होगा कि जिसकी वजह से हर एक चीज़ अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि ग्रेविटेशन है वो अर्थ की खुद की प्रॉपर्टी है। सपोज ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि ना सिर्फ अर्थ, कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, समझना, सपोज दो क्रिकेट बॉल ले लेते हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। तो दोनों क्रिकेट बॉल को अगर आप स्पेस में रख दो जहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों बॉल धीरे धीरे नज़दीक आएंगे। क्यों? दोनों एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी जिसके पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वी नो दैट द मून गोज अराउंड दी अर्थ। समझना, मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद वो वापस नीचे की ओर आएगा। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जब एक ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल का ही ट्री होगा तभी तो एप्पल नीचे गिरा। ठीक है, तो एक एप्पल उसके ऊपर गिरा। ओके, द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो एप्पल फॉल हुआ उसकी वजह से न्यूटन ने सोचना शुरू किया। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो मून को क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इज द फोर्स द सेम इन बोथ केस। मतलब अर्थ मून के ऊपर जो अपना कंट्रोल लगाती है, समझना, मून की मोशन है वो अर्थ को सेंटर में रख के ही है, मतलब अर्थ का कोई ना कोई उसके ऊपर कंट्रोल होगा। ठीक है, तो एप्पल नीचे गिरता है या तो रोटेशन ऑफ मून, इन सब के पीछे क्या एक ही रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब सोचना स्टार्ट किया, तब पता नहीं था ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ही conjectured that the same type of force is responsible in both the cases। ठीक है, फिर कंक्लूजन ये निकला कि ये जो दोनों केस है उनके लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। समझना, एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, मून की जो ऑर्बिट है उसके ऊपर हर एक पॉइंट के पास द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के ऊपर गिरना चाहता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय नीचे गिरना चाहता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट
वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। अभी हम मून को नीचे गिरता हुआ अभी तो नहीं देखते, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है तो समझो। मून है वो अर्थ के ऊपर गिरना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है वो समझो। कि सपोज आप एक सरफेस के ऊपर हो और आप यहाँ से किसी एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ सम इनिशियल स्पीड थ्रो करो, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे गिरेगा, गिरता है ना। अब नेक्स्ट सीन देखो आप, सपोज आप कोई एक हाइट पे चढ़ गए और यहाँ से उसी पत्थर को और ज़्यादा स्पीड से अगर आप थ्रो करो, ज़्यादा स्पीड है इसलिए ये पत्थर है वो कुछ इस तरह जाएगा, थोड़ा दूर गिरेगा, यहाँ पे गिरता है। नीचे की ओर आने की वजह क्या है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे नीचे की ओर आने वाला मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और वो फोर्स कौन लगाता है, तो वो फोर्स लगता है अर्थ की वजह से। नीचे की ओर कंटिन्यूस फोर्स है, मतलब ये पत्थर को आपने हॉरिजॉन्टल फेंका था इसलिए दूर तो गया, साथ में नीचे भी गिरा, ठीक है। अब देखो ये पत्थर था, सपोज आपको एक ऐसा काम कर दो जिसमें ये अर्थ है, देखो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझो अर्थ है, ठीक है। और आप यहाँ पे किसी एक बिल्डिंग के ऊपर हो, बिल्डिंग की हाइट हम कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं ताकि आप इमेजिन कर पाओ। यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, और ये पत्थर को हॉरिजॉन्टल नीचे की ओर फेंकेगा तो कुछ इस तरह ये नीचे गिरेगा, ठीक है। सपोज ये जो इंसान है उसके हाथ में एक गन आ गई और उसने फायर किया, तब ये ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा स्पीड से फायर किया, एक ना एक टाइम तो वो अर्थ के ऊपर गिरेगा ही। तो यहाँ पे बुलेट यहाँ पे गिर रही है, और ज़्यादा स्पीड से फायर करे तो देखो यहाँ पे बुलेट है वो थोड़ी ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, क्योंकि अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। सेंटर किधर है, इधर, ठीक है। मतलब मोशन जब बुलेट की हो रही थी तब यहाँ पे ऐसे ऐसे अट्रैक्ट हो रहा था। अब देखो इतनी स्पीड हो नहीं सकती बुलेट की, बट हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अगर ज़्यादा स्पीड होती तो। उतनी ज़्यादा स्पीड हम बना नहीं सकते कि जो बुलेट है वो अर्थ का एक हाफ राउंड कंप्लीट कर ले, बट इमेजिन कर रहे हैं हम। और ज़्यादा स्पीड होती तो ये ऐसे आता और यहाँ पे गिरता। उससे भी ज़्यादा स्पीड हो गई तो यहाँ पे ये पूरा ये सर्कल फिनिश होता, और सर्कल फिनिश होने के बाद वहीं पे आ जाता। तो देखो एक बार वो अपनी ये ऑर्बिट हासिल कर लेता है, तब एक बार ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी ऑर्बिट को हासिल कर लेता है, मतलब वापस अपनी उसी पोजीशन पे अगर आ गया तो वो उतनी ही स्पीड से उधर आएगा, और स्पीड भी अगर सेम है तो ये कंटिन्यूसली रोटेशन अभी करता रहेगा, ठीक है। तो यही ऐसा ही कुछ हो रहा है मून के साथ। मून की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो अर्थ के ऊपर गिरता नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो रोटेशन कर रहा है। देखो हर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट आपने देखे वो अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं ना। तो वैसे ही मून भी हर एक पोजीशन के लिए अर्थ के ऊपर गिरना चाहता है, बट नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको
यहाँ पे पूरा रोटेशन कंप्लीट करना, ठीक है, पूरा रोटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि मून को अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती है, मून को अर्थ अट्रैक्ट करती है, बट स्पीड की वजह से मून के ऊपर ये जो सेंटर आपको दिख रहा है उससे दूर की ओर एक फोर्स लगता है। तो क्या होता है कि अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, दूर की ओर स्पीड की वजह से फोर्स, और दोनों फोर्स कैंसल आउट हो जाते हैं। इसीलिए मून अर्थ के ऊपर नहीं गिरता बट एक स्टेबल ऑर्बिट में रोटेशन करता है। ठीक है, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा टेक्निकल में बोल भी नहीं सकता, बट धीरे धीरे ये सब सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है कि ये सब एक्सप्लेन करो। ठीक है, बट ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो आगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। तो फिर से हम सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 10.1 देखो, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड of the thread and wheel it round as shown in figure 10.1। यहाँ पे फिगर आपको नहीं दिखाई है, पर समझो कि आप यहाँ पे हो, आपके हाथ में एक रस्सी है और उसके एक एंडिंग पॉइंट पे आपने पत्थर को बांध दिया और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिन करो आप। नॉट द मोशन ऑफ द स्टोन, स्टोन की मोशन कैसी रहेगी? सर्कुलर मोशन रहेगी। यहाँ पे रिलीज द थ्रेड, थ्रेड को रिलीज कर दो। अगेन नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन। अब सपोज ये ऐसे रोटेशन कर रहा था, यहाँ पे जो स्टोन है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, किसी एक पॉइंट पे आपने रस्सी को छोड़ दिया सपोज यहाँ पे, तो वो ऐसे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब तक ये जो थ्रेड के ऊपर आपका कंट्रोल था, आपका अट्रैक्टिव फोर्स था, तब तक ये सर्कुलर मोशन बनी। सेम वैसे ही जब तक अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है मून के ऊपर, तब तक सर्कुलर मोशन रहेगी। सेम वे सन का अट्रैक्टिव फोर्स है बाकी सब प्लैनेट्स के ऊपर, इसलिए प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं। सेम वे आपने एटम्स एंड न्यूक्लियस में देखा होगा कि एक एटम है, उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंटर का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जितनी भी आप नेचुरली अकरिंग सर्कुलर मोशन देख रहे हो, उन सब में कहीं ना कहीं पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involved in change in velocity और acceleration। देखो direction change हुई तो हम बोल सकते हैं velocity change हुई। क्यों? क्योंकि velocity के पास magnitude plus direction दोनों होती है। The force that causes this acceleration and keeps the body moving along circular path is acting towards the center। वो कौन सा फोर्स था? तो आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स था, और आप स्ट्रिंग के अंदर बोल सकते हो टेंशन फोर्स, एक टाइप का तनाव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तनाव या तो खिंचाव। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे जैसे ही हमने रस्सी छोड़ दी तो वो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया,
क्यों? क्योंकि तब यहाँ पे कोई सेंटर की ओर लगने वाला कोई फोर्स नहीं था। ओके, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। यहाँ पे जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहा है उसका ये टेंजेंट बनेगा। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ वो भी क्या है? एक टाइप का सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होने वाली मोशन है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है? तो अर्थ की वजह से। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो मून है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता। ठीक है, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इट इज सीन दैट a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स एप्पल के ऊपर अर्थ की वजह से लगता है उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर एप्पल की वजह से लगता है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एप्पल नीचे गिरता है अर्थ ऊपर नहीं जाती? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है। दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगता है बट अर्थ का मास ज़्यादा है, इसीलिए अर्थ ऊपर नहीं जाएगी। और एप्पल का मास कम है और अर्थ के मास के कंपैरिजन में तो वेरी 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 स्मॉल है, तो वो एप्पल है वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है डज द एप्पल अटैक द अर्थ, तो आपको बोलना है यस। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एन एप्पल। वाई? तो उसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन कितना रहेगा? फोर्स अपॉन मास। और मास देखो यहाँ पे डिवीजन में आ रहा है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, जिसका मास कम उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब एप्पल के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए एप्पल नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अर्थ। So, we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. क्योंकि मून का मास भी अर्थ के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, ओके। इन अवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. Universe के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। This force of attraction between objects is called the gravitational force. और ये जो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझ गए क्या है और कितने ऑब्जेक्ट के बीच में कहाँ तक लग सकता है, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा। उसकी क्या क्या इफेक्ट आ सकती है वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हमें स्टार्ट करना है यूनिवर्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिखा है वो एक बार टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लेना और कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।